Hello all of you guys, welcome to our channel लर्न विथ मिस्टर फीलिंग। तो पिछले वीडियो में हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम को पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं उसका हम यूज कैसे करते हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसे आप मॉलिक्यूल बोलिए या फिर एटम बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो इनर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनर्ट करने का मतलब है कि ये सिंगल एटम रहेगा तब भी ये स्टेबल रहेगा। इसको स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए इन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं। तो ये इसको आप एटम भी बोलिए या मॉलिक्यूल भी बोलिए, बात बराबर है। तो अब देखते हैं मोनोएटॉमिक के लिए हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही कंसिडर करते हैं और वाइब्रेशन और रोटेशन कंसिडर नहीं करते हैं। तो कंसिडर क्यों नहीं करते हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल? क्योंकि अगर हम मान लीजिए रोटेशन के लिए देखते हैं तो रोटेशनल एनर्जी लिखें अगर एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का, यहाँ पर देखिए हमने रोटेशनल एनर्जी लिखा है मोनोएटॉमिक के लिए, जो ओमेगा से यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा से अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इतना छोटा होता है कि ये ट्रांसलेशनल एनर्जी के कंपरेबल नहीं होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में अगर ये एनर्जी ऐड भी करते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसको नेगलेक्ट करते हैं। इसी तरह वाइब्रेशन का भी है, वाइब्रेशनल एनर्जी इसका जो भी होगा बहुत छोटा होगा, नेगलेक्ट करेंगे उसको भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में। वाइब्रेशनल एनर्जी को अगर लिखना चाहें तो हम उसको लिखेंगे एनर्जी वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब भी हम वाइब्रेशनल लिखते हैं किसी सिस्टम का तो उसके साथ एक ना कोई पोटेंशियल ज़रूर होता है। तो उस पोटेंशियल को अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? जब एटम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा। लेकिन अगर यही हम जब रोटेशनल देख रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब कोई बॉडी के एक्सिस से ही हम अगर, या फिर कह लीजिए अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से अगर हम एक्सिस पास कराते हैं उस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। तो इस मॉलिक्यूल का भी आप देख सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास इस मॉलिक्यूल का यहाँ पर होगा एकदम, और उसी से पास कर रहा है ये एक्सिस, उसी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कर लीजिए या फिर कर लीजिए नेग्लिजिबल या बहुत स्मॉल है। तो इसलिए हम रोटेशन और वाइब्रेशन कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं 3D पोजीशन स्पेस के लिए हम बात करते हैं, तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 कैसे हो रहा है? जैसे कोई एक एटम है, कोई मॉलिक्यूल है मोनोएटॉमिक, तो एक्स में, वाई में और जेड में तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? n इंटू F1। F1 है एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F1 है एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे पास n पार्टिकल होते हैं तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। अगर हमारे पास पार्टिकल एक है तो एक का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। तो टोटल हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया 3। तो इसके लिए हैमिल्टोनियन क्या लिखेंगे? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? p²/2m, जहाँ पर p मोमेंटम है और m है उस मॉलिक्यूल का मास। तो इस हैमिल्टोनियन में और कोई हम एनर्जी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो भी एनर्जी जैसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल और पोटेंशियल एनर्जी सारे हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कंपरेबल नहीं है, बहुत छोटा है। अब जब हमें हैमिल्टोनियन मिल गया तो अब हम इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज कैसे करेंगे? तो इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि अगर हमें कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम मिले जो क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, यानी कि एनर्जी किसी क्वांटिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही हो,
तो हम हाफ कैविटी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐड कर देंगे, तो हमें उस सिस्टम की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल एनर्जी मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी हम सारे मान सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशन सब ऐड होने के बाद, चूँकि यहाँ पर रोटेशन वाइब्रेशन नेग्लिजिबल है तो हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही डोमिनेट करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग तब हमें टोटल इंटरनल एनर्जी कितना मिल जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हमने निकाल ही लिया है, तो 3 इंटू हाफ कैविटी, यानी कि हाफ कैविटी तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में बट रहा है, तो हमें कितना मिल जा रहा है टोटल इंटरनल एनर्जी 3/2 कैविटी। अब जब हमें इंटरनल एनर्जी मिल गया तो अब CV निकालते हैं। कैसे? CV क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV को हम लिखते हैं del Q by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो DQ है, ये स्मॉल एनर्जी है, तो उसको हम लिख सकते हैं DU प्लस PdV। चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CV इज इक्वल टू del U by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा CV हो गया। उसके बाद हमें इंटरनल एनर्जी पता ही है, इसको हमें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। हमें कितना मिल जा रहा है 3/2 KB CV मिल गया। ये मिल गया CV एक मॉलिक्यूल के लिए। तो हीट कैपेसिटी का आपको डिफिनेशन पता होगा। तो हीट कैपेसिटी होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 केल्विन ऑफ द सिस्टम। और ये CV क्या होगा तब? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए हमें कितनी एनर्जी चाहिए कि हम सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा सकें। तो हमें कितना मिल जा रहा है CV 3/2 KB, यानी कि हमें एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है कोई मोनो एटॉमिक, तो एक मॉलिक्यूल का अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हमें 3/2 KB एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास n मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रहते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए? 3/2 n KB बोल देंगे। KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये एक रिलेशन हमें पता है, CP माइनस CV इक्वल टू KB होता है, तो ये भी हम एक मॉलिक्यूल के लिए लिखे हैं। तो CP होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CV का वैल्यू, अगर हम CP का वैल्यू निकालते हैं 3/2 KB प्लस KB ऐड कर देंगे तो 5/2 KB हो गया। तो ये इसका क्या मतलब है 5/2 KB का मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमें 5/2 KB एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। अब एक ये टर्म डिफाइन करते हैं गामा को CP/CV होता है। तो गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट या एडियाबैटिक रेशियो बोल सकते हैं। तो ये होता है CP/CV। तो वैल्यू हो गया, हम CP वैल्यू निकालनी है, CV वैल्यू निकालनी है, CP/CV का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5/3। अगर हमें गामा पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है। तो गामा मोनो एटॉमिक के लिए कितना आ रहा है 5/3। तो अगर किसी सिस्टम के लिए हमें अगर ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल कौन सा है, मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि कौन सा है, तो उसके लिए अगर हमें गामा दे दिया हो या किसी तरह से हमें गामा पता चल जाए, अगर गामा का वैल्यू 5/3 आ रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो गामा के यूज हम मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए करते हैं कि वो मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है या फिर ट्राई एटॉमिक। तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, डायरेक्ट उससे पता चल जाएगा गामा का वैल्यू। तो आप इस फार्मूले से भी गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक के लिए कितना होगा 3 होगा। तो 1 + 2/3 = 5/3। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि उसमें वाइब्रेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मोनोटोमिक के लिए हम ना वाइब्रेशन कंसिडर कर रहे हैं ना रोटेशनल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फार्मूला वैलिड है। तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट जल्दी से निकाल सकते हैं गामा का वैल्यू। तो अब देखते हैं डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी और CP/CV कैसे निकालते हैं। डाईएटॉमिक के लिए देखते हैं। तो डाईएटॉमिक के लिए 2 केस होता है, एक रिजिड डाईएटॉमिक होता है, एक नॉन रिजिड डाईएटॉमिक होता है। तो रिजिड डाईएटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। रिजिड डाईएटॉमिक नाम से ही क्लियर है कि
वो वाइब्रेट नहीं हो पाएगा, एकदम रिजिड है। तो हमने ये एक्स वाई एक्सिस बना दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है और जेड में मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। अब रोटेशनल देखते हैं। रोटेशनल अगर देखेंगे तो ये अगर हम एक्स डायरेक्शन मारें तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, और इस एक्सिस के अबाउट एक्स डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास कर रहा है, तो इसके अबाउट जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम रोटेशनल वाई एक्सिस के अबाउट देखते हैं, ये एक्सिस लेते हैं अगर हम, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है ये वाई एक्सिस के अबाउट, उसके अबाउट जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला है वो कंपेरेबल होगा, हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से कंपेरेबल होगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे जो रोटेशनल एनर्जी वाई एक्सिस के अबाउट मिल रहा है। और अगर हम जेड देख रहे हैं, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये हमने जेड एक्सिस बनाया है कि ऊपर जेड लिया है, तो उसके अबाउट अगर हम देखते हैं इसका रोटेशन तब भी हो जाएगा और मोमेंटम इनर्शिया 0 नहीं होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग में हमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है, यहाँ से वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है। रोटेशनल के लिए कितने मिल गए, 2, और ट्रांसलेशनल के लिए 3। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 3 है तो हाफ कैविटी हाफ कैविटी हाफ कैविटी ऐड होगा, और ये 2 है तो हाफ कैविटी 2 बार ऐड होगा। तो 3 बार ऐड करने का मतलब हो गया 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 कैविटी प्लस 2 × 1/2 KVT, और वाइब्रेशन के लिए 0 हो गया। तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिल गया 5/2 KVT। अब CB वैल्यू निकालते हैं, del U बाई del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो 5/2 KB हो गया। CP हो गया CB प्लस KB, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/2 KB, और गामा का वैल्यू हो जाएगा CP/CV से 7/5। और फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं किए हैं क्योंकि मॉलिक्यूल रिजिड है। तो गामा का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2/f, तो 1 + 2/5 = 7/5। तो अगर हमें गामा पता हो किसी सिस्टम का, तो हम ये बता सकते हैं कि उस सिस्टम में डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि जब गामा 7/5 दिया हो या हमें किसी तरह से पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब नॉन रिजिड के लिए भी देख सकते हैं। तो नॉन रिजिड के लिए हम वाइब्रेशन कंसिडर करेंगे और देखेंगे वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है। तो वाइब्रेशन निकालने के लिए पहले ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट से जितने भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसमें से रोटेशनल और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम घटा देंगे तो वाइब्रेशनल मिल जाएगा। देखते हैं। तो ये इसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड के साथ रिजिड डायटोमिक के बराबर ही होगा। आप देख सकते हैं ये एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव सकता है और जेड में मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, और रोटेशनल तो ये इसके अबाउट हम देख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, एक्स के अबाउट, एक्स डायरेक्शन में इधर हम माने, तो वाई के अबाउट रोटेट कर सकता है और जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, जैसा पिछले केस में हमने देखा था, ये 3 और ये 2। तो हमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन अब हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम एफ मैक्स माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को जोड़कर घटा देंगे इसमें से। तो एफ मैक्स कैसे निकालते हैं, हमने क्या बोला है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, और कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे और ये एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे पास। तो यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे हम। तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट करस्पॉन्डिंग अगर हम कंसिडर करते हैं सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3, क्योंकि वो एक मोनोटोनिक मॉलिक्यूल की तरह ही होगा अगर हम इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 2 का कितना हो जाएगा, 6। तो ये 2
कॉन्स्टिट्यूएंट 1 का 3 है, 3 दूना 6, तो हम इसको बोल सकते हैं, इसे लिख दे रहे हैं 2 × 3 माइनस ट्रांसलेशन कितना होगा 3 प्लस रोटेशनल 2, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल कितना मिल गया हमें 1। अब जब वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, या तो एक्स में, या तो वाई में, या फिर जेड में। तो अगर हम कंसिडर करते हैं वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन में, तो हैमिल्टोनियन लिखते हैं सिर्फ वाइब्रेशनल के लिए, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो क्या लिखेंगे, तो हैमिल्टोनियन हो जाएगा px² / 2m प्लस हाफ kx²। यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल एनर्जी ऐड किया है, कंसिडर हमने किया है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एसोसिएट होगा जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। तो वो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, तो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लिए हैं। तो इंटरनल एनर्जी अगर हम लिखते हैं सिर्फ 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो क्या लिखेंगे, हाफ केवीटी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी है, क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी है, तो हमें एनर्जी हाफ केवीटी इसके करस्पॉन्डिंग ऐड किए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हाफ केवीटी ऐड किए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए हम ऐड किए हैं कि जब भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा उससे एक पोटेंशियल एनर्जी जरूर एसोसिएट होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, इसलिए हमने ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी मानकर उसके करस्पॉन्डिंग हम हाफ केवीटी इंटरनल एनर्जी ऐड कर दी हैं। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिल गया केवीटी। आप इस काइनेटिक एनर्जी को उस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को मत समझिएगा कि जो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था। तो ये काइनेटिक एनर्जी अलग है और ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अलग है। ये जो वाइब्रेशन जब होता है, तो जो मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या कह लीजिए अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेस होते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे हम एग्जांपल समझा दे रहे हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, अगर ये एटम मूव करेगा तो ये भी इधर आएगा, तो एक्स में मूव करेगा, फिर वाई में मूव कर सकता है और ऊपर जेड में मूव कर सकता है। तो हम पूरे एटम को ऐसे मान रहे हैं कि ये एक्स में या वाई में या जेड में मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। और ये जो काइनेटिक एनर्जी हम ऐड किए हैं वाइब्रेशन में, तो ऐसा कुछ होगा कि ये मान लीजिए ये दोनों एटम हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहाँ पर कुछ होगा, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके अबाउट ये मॉलिक्यूल आगे पीछे होते हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होगा आगे, तो ये कुछ इधर होगा, फिर वापस आएगा, फिर ये भी वापस आएगा, तो ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल या ये एक एटम देखिए, ये डिस्प्लेस हो रहा है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये भी कुछ डायरेक्शन इधर डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लिखे हैं वो ये एनर्जी है। और जब ये पूरा मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहा है एक्स डायरेक्शन में और वाई में या जेड में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लिखेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा तो 3/2 केवीटी होगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, तो ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था तो हाफ केवीटी बटा है, तो 3/2 केवीटी हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल 2 था तो हाफ केवीटी बढ़ गया, तो 2/2 केवीटी हो गया। और वाइब्रेशन के लिए हमने यहाँ पर निकाल ही लिए हैं, केवीटी आया है। तो टोटल ये इंटरनल एनर्जी हो गया हमारा। यहाँ पर हमने केवीटी ऐड किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम हाफ केवीटी ऐड किए हैं वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, और जो एक पोटेंशियल ऐड हो रहा है उससे एसोसिएट हो उसके करस्पॉन्डिंग हाफ केवीटी है। दोनों क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तब हमें फाइनली मिला है वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी केवीटी। तो अब टोटल एनर्जी यूटी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो गया 7/2 केवीटी। तो सी हमें मिल जाएगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, 7/2 केबी। सी हो जाएगा सी प्लस केबी से 9/2 केबी। तो गामा हो गया CP/CB का 9/7। तो गामा का वैल्यू 9/7 हो गया। अगर हम गामा का वैल्यू निकालते हैं इस फार्मूले से, जैसे पिछले केस में निकाला था 1 + 2/f से, तो गलत आएगा, क्योंकि इसमें एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट था। जैसे निकाल कर देख लीजिए, गामा = 1 + 2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम
ट्रांसलेशनल 3 था, रोटेशनल 2, 3 2 5 हो गया, और एक वाइब्रेशनल था तो 6 हो गया टोटल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 1+2/f 6 रखेंगे, तो इसी वैल्यू आ गया 4/3 आएगा, लेकिन हमारे एग्जैक्टली है 9/7, तो ये गलत हो जा रहा है। तो जब भी हमें अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर प्रेजेंट हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। गामा जैसे हम टोटल एनर्जी पहले इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, सी निकालेंगे, उसके रेशियो से हम निकाल लेंगे गामा का वैल्यू, तो ये सही है। तो अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। तो इसको भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO2 होता है, लीनियर होता है। एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जैसे O3 ओजोन गैस। उसके बाद फिर लीनियर को भी 2 में बांटा गया, एक रिजिड एक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, और नॉन लीनियर को भी नॉन रिजिड और रिजिड में बांटा गया है। तो एक एक करके हम इन चारों के लिए इंटरनल एनर्जी निकालना सीखेंगे। तो पहले देखते हैं लीनियर रिजिड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो ये हमने बना दिया है, लीनियर मॉलिक्यूल है और ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है, 1 2 3। तो ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, ये या तो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में या फिर जेड में। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। अगर हम ये 2D में अगर बात करते हैं, सिर्फ 2D पोजीशन स्पेस के लिए हम बात करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक प्लेन में ही मूव कर पाता है, या तो XY प्लेन में या तो ZX प्लेन में, कोई 2 कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। अगर मोनो एटॉमिक रहता उसके लिए भी अगर हम 2D में सिर्फ बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, सिर्फ 2। अगर 1D के लिए बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम 1D की बात करेंगे या 2D पोजीशन स्पेस की बात करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा चेंज हो जाएगा। तो हम जो भी इधर बात कर रहे हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक के लिए, हम 3D पोजीशन स्पेस लेकर बात कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, क्योंकि ये अगर इस डायरेक्शन में हम x मान रहे हैं तो एक डायरेक्शन के अबाउट रोटेशनल 0 हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी आएगा नहीं, तो हम y में ले सकते हैं और z में। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है रोटेशनल से, और जब मॉलिक्यूल को रिजिड मान रहे हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ केविटी इंटू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 प्लस हाफ केविटी इंटू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, और ये तो 0 है ही। तो टोटल एनर्जी हमारे पास मिल जाएगा 5/2 केविटी। तो CV का हमें मिल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में 5/2 kb, और CP होता है CB प्लस KB, तो KB ऐड कर देंगे इसमें तो 7/2 KB मिल जाएगा। गामा का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो CP/CV से 7/5। तो 7/5 एक और केस में आया था, डायटॉमिक रिजिड के लिए आया था। तो अगर हमें किसी सिस्टम का गामा दे दिया हो 7/5, तो या तो लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। अब दूसरा केस देखते हैं लीनियर नॉन रिजिड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, क्योंकि नॉन रिजिड है तो वाइब्रेशन होगा, कैसे निकाल सकते हैं, किसी एक कॉन्स्टेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, और 3D के लिए हो जाएगा तो 3 × 3, 3D पोजीशन स्पेस के लिए, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2D पोजीशन स्पेस के लिए बात करते हैं तो एक के लिए 3 होगा, एक कांस्टेंट के लिए, तो 2D के लिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 करते हैं। क्योंकि हम 3D पोजीशन स्पेस के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 3 × 3 किए हैं, माइनस और ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल ऐड करने के बाद और फिर इसमें से घटाने के बाद हमें मिल गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिल जाएगा 3/2 केवीटी, रोटेशनल करस्पॉन्डिंग 2/2 केवीटी, और ये वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग 4 केवीटी। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का है, तो केवीटी ऐड किए हैं। जैसे वाइब्रेशनल के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड होता है, उससे एसोसिएट होता है। तो हाफ केविटी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकलता है, जैसे हम डायटॉमिक में देखे थे। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशन है, तो 4 × केवीटी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा 13/2 केवीटी। CV का वैल्यू 13/2 केवी, CP का वैल्यू 15/2 केवी, और गामा का वैल्यू हम निकालेंगे तब 15/13। तो ये सब
इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आगे वाला केस भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सी वाला भी देख लेते हैं, पार्ट सी जो कैटेगराइज हम किए हैं। तो नॉन लीनियर रिजिड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये देखिए अब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है O3 ओजोन गैस टाइप का। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर देखिए, अगर हम इधर एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, तो एक्स के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट भी रोटेट कर सकता है और जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिग्री ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ये तो समझ ही रहे हैं कि एक्स में मूव कर सकता है पूरा मॉलिक्यूल, या तो वाई में या फिर जेड में। और चूँकि हम रिजिड लिए हैं तो इसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तब टोटल एनर्जी मिल जाएगा तब 3/2 kBt, इसके करस्पॉन्डिंग 3/2 kBt, टोटल एनर्जी हो गया 3 kBt। Cb मिल गया हमें 3 kB, Cp 4 kB, गामा हो गया 4/3। अब नॉन लीनियर नॉन रिजिड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। तो ट्रांसलेशनल तो हो जाएगा 3, रोटेशनल हो जाएगा 3, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एफ मैक्सिमम पल निकालते हैं। तो एक कॉन्स्टेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। तो 3D स्पेस पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 हो गया। और ट्रांसलेशनल रोटेशनल 3 3 6 घटा देंगे तो हमें मिल गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो एनर्जी हो गया 3/2 kBt, 3/2 kBt, और वाइब्रेशन करस्पॉन्डिंग 3 kBt। टोटल एनर्जी 6 kBt। Cb का वैल्यू 6 kB, Cp का वैल्यू 7 kB, गामा मिल जाएगा 7/6। तो ये जो Cp और Cb निकल रहा है ये एक मॉलिक्यूल के लिए निकल रहा है। अगर मान लीजिए हमें Cb का वैल्यू n एटम या n मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो तो ये है Cb एक मॉलिक्यूल के लिए। तो n मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, सिर्फ n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n 6 kB। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो n को ns डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल हैं। तो na क्या है, अवोगाद्रो नंबर है, 6.023 × 10⁻23 इतना नंबर होता है। तो n को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं इंटू na का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो Cb का वैल्यू हो गया 6n, और na इंटू kB r लिखते हैं। r को क्या बोलते हैं, ये है गैस कांस्टेंट। इसी तरह हम सारे केस के लिए जो हम पिछले वन मोनोएटॉमिक या डाईएटॉमिक पढ़े हैं तो सारा हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल के निकाले हैं। तो अगर n मॉलिक्यूल के निकालना हो तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसी सिस्टम के लिए कैसे इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर निकालते हैं कैसे। तो बस यहीं तक, थैंक यू।